स्टार्ट। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। We are going to discuss about female reproductive system. First of all, we are going to overview the diagram. ठीक है। In the female reproductive system, there are two ovaries, one left side, other right side. इन ओवरीज में क्या होते हैं बच्चों, इमेच्योर एग बहुत पहले से रहते हैं। एग्स तो होते हैं एक सेल जिसको हम लोग फीमेल गैमेट सेल बोलते हैं, वो इमेच्योर स्टेट में बहुत पहले से रहते हैं। ठीक है। होता क्या है कि ये इमेच्योर एक सेल, ओवरी में इमेच्योर एक सेल रहते हैं जो कि महीने में एक बार, इन 1 month, 1 egg is going to be mature and goes to the oviduct or fallopian tube। ठीक है, इसको ट्यूब बोलते हैं जहां पे एग रहता है। ठीक है। और यहीं पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस भी होता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये यूट्रस है, यूट्रस के चारों जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये थिक एंड स्पंजी वॉल है। अगर यहाँ पे एक सेल है और स्पर्म सेल वैजाइना के होते हुए सर्वाइक्स, ये वैजाइना क्या है और सर्वाइक्स क्या है, ये ओपनिंग है मेल गैमिट को इस रास्ते से होते हुए अंदर जाने के लिए। ठीक है। तो मेल गैमिट वैजाइना के माध्यम से होते हुए, सर्वाइक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए ये ओविडक्ट तक आता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है या इधर, तो चाहे इस साइड एक चाहे इस साइड एक, किसी एक साइड एक का फॉर्मेशन होता है इन 1 month 1 time। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड एक सेल अवेलेबल हो और स्पर्म सेल दोनों साइड जाके फर्टिलाइजेशन कर दे, उस केस में ट्विंस फॉर्म होगा जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजाइगस ट्विंस। ट्विंस तो होंगे, हो सकता है कभी कभी आप सुनोगे कि ट्विंस है, एक मेल बेबी है एक फीमेल बेबी है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हेट्रोजाइगस ट्विंस माना जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे दूसरा वाला स्पर्म सेल फर्टिलाइज कर दिया एक्स वाला, यहाँ पे वाई वाला, आगे एक्स वाला है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो एक्स एक्स रहता है तो वो मेल फीमेल होता है और एक्स वाई होता है तो मेल फॉर्म होता है। और ये डिपेंड करता है फादर के ऊपर या स्पर्म सेल के ऊपर हम कह सकते हैं। ये डायग्राम में काफी सिंपल है, इसको आप लोग ओवरव्यू देख लीजिएगा। मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पर आता हूँ। द फीमेल जर्म सेल आर एग आर मेड इन द ओवरीज, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सब हार्मोन्स। और ये कौन सा हार्मोन्स है जरा नाम बताओ इसका। तो look at the figure and identify the various organ in the female reproductive system। ये हार्मोन्स है एस्ट्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स जो कि जैसे फीमेल में मेल में हार्मोन्स निकलता है टेस्टोस्टेरोन जिसको मेल सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, फीमेल में जो हार्मोन्स निकलता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन्स जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जो कि उनके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, टॉपिक पे आते हैं। when a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature egg। जो मैंने बताया कि जो एक गर्ल बेबी बॉर्न होती है तो उसके अंदर thousands of immature egg दोनों ओवरीज में होते हैं अलग अलग। और रीचिंग पुबर्टी सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योरिंग। पुबर्टी मैंने बताया था क्या होता है, वो टाइम जहां पे रिप्रोडक्शन सिस्टम का भी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये लिखा है ऑन रीचिंग पुबर्टी सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योरिंग, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। एक सेल एक महीने में प्रोड्यूस होता है एक ओवरी द्वारा। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द बॉम थ्रू द थीन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। बॉम में से होता है गर्भ, ये एग जो होता है फैलोपियन ट्यूब से गर्भ तक पहुंचता है। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। ये जो बीच में आप लोग इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे थे, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे सॉरी यहाँ पे इसको हम लोग क्या करें, यूट्रस, इस पूरे एरिया को जो एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, तो दोनों ओविडक्ट इसी यूट्रस के माध्यम से यूनाइटेड है। ठीक है, बीच में स्पेस इसी को गर्भ बोलते हैं। और ये यूट्रस के चारों थिक एंड स्पंजी वॉल है, थिक एंड स्पंजी वॉल है जो कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोट बना तो उसके डेवलपमेंट में इनिशियल में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। क्लियर। ठीक, the egg is carried out to, ठीक यहाँ तक, the two oviduct unite in the uterus, the uterus open into the vagina through the cervix। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। the sperm enter through the vagina passage during sexual intercourse। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म होते हैं वैजाइनल पैसेज में पहुंच जाते हैं। they travel upward and reach the oviduct where they may encounter the egg। ये ट्रेवल करते ऊपर जाते हैं जहां वो एग तक पहुंचते हैं और उससे फ्यूज हो सकते हैं। इस फ्यूजन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम लोग जाइगोट कहेंगे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ
बॉल ऑफ सेल आर एम्ब्रियो, फिर वो एम्ब्रियो बनने लगेगा। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जिसको थिक एंड स्पंजी में कह रहा था, वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फोटस। उसके बाद उसके ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, जिसको हम लोग फोटस या गर्भ बोलते हैं या गर्भस्थ शिशु बोलते हैं। ठीक है। We have seen in earlier section that the mother's body is designed to undertake the development of the child. हम लोगों ने देखा कि मदर की बॉडी इस तरह से डिजाइन होती है ताकि वो चाइल्ड के डेवलपमेंट को कंप्लीट करा सके। Hence, the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining of thickness and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. जो thickness है, जो lining है, ये क्या करता है, यही एम्ब्रियो को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। आगे चल के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। दिस इज अ डिस्क which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo sides of the tissues. On the mother sides are blood spaces which surround the villi. ठीक है। विलाई मतलब क्या होता है, सिलिया लाइक प्रोजेक्शन होता है, छोटे छोटे, जैसे कि पैरामीशियम सिलिया होता है ना, उसी तरह का यहाँ भी होता है, इसको हम विलाई कहते हैं। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। ऑक्सीजन और ग्लूकोज तमाम चीजें जो चाहिए मदर से बेबी तक जाएगा। ठीक है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सबस्टेंसेस व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बेबी जो वेस्ट जनरेट करेगा वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा किधर, मदर को। मदर का जो न्यूट्रिशन किसको ट्रांसफर हो जाएगा, बेबी को, विथ हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू नोन एज प्लेसेंटा। मसल्स इन द यूट्रस, चाइल्ड बॉर्न कैसे होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, यूट्रस में। ठीक है। शिवम सर प्लीज एक्सप्लेन प्लेसेंटा। ओके शिवम, क्या हो गया, टैप टू गो बैक। ओके। देखो प्लेसेंटा क्या होता है, जैसे कि छोटे बच्चों का जो नाभि होता है, नाल, वहां से एक पाइप निकला रहता है जो मदर के ब्लड से कांटेक्ट होता है, तो उसी को एम्बिलिकल कॉर्ड जो बोलते हैं, वो प्लेसेंटा से होते हुए ब्लड का ट्रांसफर होता है, उसी से बेबी के ब्लड में, बॉडी में ब्लड जाता है। और जो यूट्रस है, यूट्रस के चारों ठीक है स्पंजी वॉल है, समझ लो वही आके वेसल्स मिलते हैं, उसी पे जो स्ट्रक्चर है, उसी एम्बिलिकल कॉर्ड स्ट्रक्चर को आप समझ लो कह सकते हैं प्लेसेंटा। क्लियर। तो देखो अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हुआ तो बेबी का डेवलपमेंट होगा और 9 मंथ में एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिस पूरे पूरे पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day, ये 1 or 2 days माना जाता है कि वेट करता है। सिंस द ओवरीज रिलीजेज 1 egg एवरी मंथ, द यूट्रस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। ओवरी अपने आप को प्रिपेयर करता है एक सेल को फॉर्म करने के लिए, यूट्रस जो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि यदि एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो बेबी के डेवलपमेंट के लिए नूरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, थिक एंड स्पंजी लेयर को फॉर्म करने के लिए। Thus, its lining become thick and spongy. This would be required for nourishing the embryo if the fertilization had take place. अगर fertilization take place हो गया तो embryo को nourish करने के लिए चाहिए। Now, however, this lining is not needed any longer. So, the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. क्या बता रहा है, अब एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो थिक एंड स्पंजी लाइनिंग बनी है यूट्रस में, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब इसकी कोई जरूरत नहीं है तो ये क्या होने लगेगा, डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा और वेजाइना से एज अ ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में बॉडी से बाहर आने लगेगा। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेनिस्ट्रुएशन। इसी को मेनिस्ट्रुएशन बोलते हैं या मेनिस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, इसको 2 से 8 दिन का समय लगता है। ठीक है। मैक्सिमम 8 days, मिनिमम 2 days। सर आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है कि नहीं, स्टॉप हो जाता है बेटा। जब फर्टिलाइजेशन हो गया और बेबी का डेवलपमेंट होना होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हमारा
और उस मदर की बॉडी का स्टॉप हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन, सॉरी, एग का फॉर्मेशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा। ड्यूरिंग 9 मंथ जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड, उस दौरान वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। तो यहां तक हो गया। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछिए, अदरवाइज हम लोग इस चैप्टर को आज कंप्लीट करने को सोच रहे हैं, हमारे पास टाइम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग कंप्लीट कर देते हैं आज। एनी क्वेश्चंस? शिवम, मोहित, रोहित, काजल, एनीबॉडी? नो सर। चलो तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक प्लेस व्हाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन का प्रोसेस है धीरे धीरे होता है और हमारी जनरल बॉडी ग्रोथ जो होती है थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। एंड टेक प्लेस जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग, हमारी बॉडी की ग्रोथ भी होती रहती है और सेक्सुअल का रिप्रोडक्शन का जो मैच्योरेशन प्रोसेस है वो भी होता रहता है। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily means that the body or the mind is ready for the sexual act or having and bringing up children. करेक्ट। सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी जो बॉडी है, माइंड है, वो रेडी है किसके लिए? रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन के लिए। हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी और माइंड रेडी हो गई इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए? ऑल ऑफ अस अंडर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स अबाउट दिस इश्यूज। बहुत लोगों के पास बहुत प्रेशर्स होते हैं इस तरह के मैटर को लेकर के। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मेनी एक्टिविटीज वेदर वी रियली वांट टू और नॉट। लोग के फ्रेंड्स से कुछ प्रेशर होते हैं कि चलो घूमे फिरे, पार्टी करें, एंजॉय करें, ठीक है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। तो फैमिली वाले को भी प्रेशर रहता है, जब आप एक एज पे आ जाओगे 25 के अराउंड, तो आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर होने लगेगा कि चलो अब शादी करा देते हैं इसकी और बच्चे पैदा करें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भी एक प्रेशर रहता है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रेन। गवर्नमेंट कहता है कि आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करोगे तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन, तमाम तरह के आपको जो फैसिलिटीज मिलती है उस पर बैन कर सकती है। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट। वी मस्ट आल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग सेक्स। इसके भी हेल्थ इशू होते हैं, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग सेक्स। वी हैव डिस्कस इन क्लास 9th दैट disease can be transmitted from person to person in a varieties of ways. Since the sexual act is a very intimate connection of the bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. क्या कर रहा है कि हम लोग क्लास 9th में why do you fall ill में देखा कि डिजीज ट्रांसफर हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन वेराइटीज ऑफ वेज में, जिसमें सेक्सुअल वे से भी ट्रांसफर बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मोस्ट फेमस एग्जांपल इसका है एचआईवी एड्स, ठीक है। दिस इंक्लूड्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया एंड सिफिलिस। ये समझ लो कि स्किन इन्फेक्शन टाइप ऑफ डिजीज है, ठीक है। इरिटेशन होने लगता है यूरिनरी ट्रैक्ट पे। एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज वार्ट एंड एचआईवी एड्स। तो एचआईवी के बारे में तो आप लोग जानते हो कि जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है, कमजोर करता है। वार्ट क्या है? गोनोरिया और सिफिलिस जैसा ही समथिंग कुछ है, लेकिन ये वायरल है। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट? आंसर है यस, यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड कंडोम फॉर द पेनिस, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दिस इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ सम एक्सटेंट लिखा है, मतलब ये फुल गारंटी नहीं दे रहा है कि डिजीज नहीं होगा, होने के चांसेस हो सकते हैं, तो पूरी गारंटी नहीं है, लेकिन काफी हद तक ये जो फिजिकल बैरियर है, फिजिकल प्रोटेक्शन है, जिसको हम लोग कंडोम कहते हैं, ये एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको स्टॉप कर सकता है। नेक्स्ट है द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। सेक्सुअल एक्ट से क्या होगा? प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी and the mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected. तो प्रेगनेंसी क्या है? बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस लाते हैं, ठीक है। बॉडी में काफी ज्यादा डिमांड होती है ऊर्जा की, एनर्जी की, ठीक है। अगर इसके लिए वुमेन रेडी नहीं है तो उसकी हेल्थ पे क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट डालता है, इसलिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करना जरूरी हो जाता है। Therefore, many ways have been devised to avoid pregnancy. These contraceptive methods fall in number of categories. तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? तो कॉन्ट्रासेप्शन है
द मेथड या द वे टू विच वी कैन अवॉइड द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो समझा रहा है। दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉल इन नंबर ऑफ कैटेगरीज। वन कैटेगरीज इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर, जिसको फिजिकल बैरियर भी कहते हैं, सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग्स, condoms on the penis or similar covering worn in the vagina can serve this purpose। जो वैजाइना की कवरिंग हो उसको फीमेल कंडोम बोलेंगे और जो पेनिस की कवरिंग हो उसको मेल कंडोम्स। क्लियर, जिसको हम फिजिकल बैरियर कह दिए। अनदर थिंग्स क्या है, अनदर कैटेगरी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur। देखो एग का जो रिलीजिंग प्रोसेस होता है फीमेल बॉडी में वो सब कुछ हार्मोनली कंट्रोल होता है। हार्मोन से डिस्टर्ब हो गया, समटाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी लेट हो गया कभी जल्दी आ गया, वो अप डाउन होते रहते हैं ड्यू टू हार्मोनल इनबैलेंस। तो यदि हम लोग कुछ केमिकल मेडिसिन ले ले जो हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करके जो एग के रिलीज होने का पॉइंट है उस समय वो न एग रिलीज हो, एक रिलीज ही ना हो, ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन इसके वजह से क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं केमिकल मेथड, जहां पे ओरल पिल्स लेते हैं, पिल्स मतलब मेडिसिन, जो कि हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देगा, जिससे एक सेल उस टाइम पर रिलीज नहीं हुआ रहेगा, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। फिर वही चीज समझाना चाहता है आप लोगों को, ठीक है। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। दिस ड्रग कॉमनली need to be taken orally as pills, however since they change hormonal balance they can cause side effect too। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। other contraceptive devices such as the loop or the copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy। देखो फीमेल बॉडी के अंदर एक डिवाइस सेट कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसको कॉपर टी या लूप कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि जब स्पर्म सेल अंदर जाता है तो इसको एक सेल तक पहुंचने ही नहीं देता है और फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, इससे हो सकता है कि यूट्रस में इरिटेशन हो जाए, ठीक है। इफ द ये तो हो गया मेरा IUD मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इसका एग्जांपल है कॉपर टी, इसी को लूप भी कहते हैं। ये फीमेल बॉडी के अंदर आप सर्जरी के द्वारा फिट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म सेल फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक जाने का रास्ता ही क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। Next is surgical method. If the vas differences in the male is blocked, sperm transfer will be prevented। तो sperm transfer क्या होगा, prevent नहीं हो पाएगा। If the fallopian tube in the female is blocked, the egg will not be able to reach the uterus। जो स्पर्म जो वास्ट डिफरेंस ट्यूब को ब्लॉक करते हैं इसको वेस्टरटॉमी बोलते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करते हैं इसको ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। ये सर्जिकल मेथड है और ये सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन तब तक कि जो आपकी सर्जरी हुई हो अच्छे से हुई हो और किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से हुई हो। कॉपर टी इज इलेक्ट्रिक डिवाइस और नॉट, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं है कॉपर टी, यहाँ एक इस तरह का डिवाइस है जो एक लूप शेप में होता है, ठीक है। इसका शेप आप चाहे तो चेक कर सकते हो नेट पे, इस तरह का होता है। चलो ड्रॉ करके दिखाते हैं, आप लोग कुछ दिख रहा है, ठीक। इस तरह का टी मतलब इस तरह का वो शेप होता है, ये टी जैसा लग रहा है, ये कॉपर का बना रहेगा तो कॉपर टी कहेंगे, इसको लूप भी बोलते हैं। ये फीमेल बॉडी में सेट कर देंगे यूट्रस के अंदर, तो जो फैलोपियन ट्यूब का रास्ता रहेगा ये यहीं पे ब्लॉक किया रहेगा, ये फीमेल बॉडी का पूरा यूट्रस है, समझ, ठीक है। ये कॉपर टी बॉडी के अंदर ये डिवाइस होता है जो स्पर्म सेल जाएगा तो इसको रास्ता ब्लॉक कर देगा, इसको बोलते हैं IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। यूट्रस के अंदर कोई डिवाइस फिट कर दे जिसकी वजह से क्या हो, स्पर्म सेल एक सेल तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन इससे भी क्या हो सकता है, यूट्रस के वॉल में इरिटेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड। इन बोथ द केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, सर्जिकल मेथड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सच ब्लॉक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मेथड। while surgical methods are safe in long run, surgery itself can cause infections and other problems if not performed properly। सर्जरी क्या करता है, खुद में इन्फेक्शन काज कर सकता है यदि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया गया हो। सर्जरी कैन आल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, जिसको बोलते हैं एबॉर्शन कराना। अगर फीमेल रेडी नहीं है तो एबॉर्शन करा सकते हैं।
This may be misused by people who do not want a particular child, as happened in an illegal sex selective abortion of female foeticides. क्या समझा रहा है कि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है प्रेगनेंसी मतलब एबॉर्शंस का। लोग चेक कराते हैं कि बेबी मेल है कि फीमेल है, उसका फीमेल बेबी के लिए जनरली वो पार्टिकुलर फीमेल फोर्टिसाइड्स करा देते हैं, घर में फीमेल बेबीज को किल कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहली बात फोटस के सेक्स की जांच को बैन किया हुआ है ऑल ओवर द इंडिया। सेकेंड चीज, जिस स्टेज पे मिनिमम 3 मंथ के बाद पता चल जाता है कि वो बेबी मेल है कि फीमेल है, उस 3 मंथ के बाद एबॉर्शन आप नहीं करा सकते। ये भी एक रूल्स है। यदि आप 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर करना चाहते हैं, इट्स सेफ। आफ्टर एट द पॉइंट ऑफ 3 मंथ इट इज गोइंग टू बी रिस्की आल्सो एंड इट इज नॉट अलाउड आल्सो। हो सकता है कि उसको शक हो कि आप फीमेल फोर्टिसाइड कराने चाह रहे हो। क्लियर? तो फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन। हेल्दी सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए? सेक्स रेशियो मेंटेन होना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी है कि कोई बेबी मेल होगा फीमेल होगा, इसकी 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, ठीक है? क्योंकि जो मेल बॉडी होता है इसके अंदर जो स्पर्म सेल होते हैं उसमें 50% एक्स वाले होते हैं, 50% वाई वाले होते हैं। यदि वाई वाला फर्टिलाइज किया तो मेल बेबी, एक्स वाला फर्टिलाइज किया तो फीमेल बेबी। तो 50-50 का ये रेशियो है, यस नो? और 50-50 का रेशियो है तो प्रोबेबिलिटी भी बेबी के फॉर्मेशन की होने की क्या होगा? 50% मेल 50% फीमेल। तो इससे क्या होगा? एक सेक्स रेशियो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम हम लोग देख रहे हैं कि जो सेक्स रेशियो मेंटेन नहीं है, फीमेल की पॉपुलेशन मेल से कम है। बिकॉज ऑफ reckless female foeticide, child sex ratio is declining at an alarming rate in some section of our society। हमारी सोसाइटी कुछ सेक्शन में ये काफी अलार्मिंग रेट है। although प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब भ्रूण में उसके लिंग की जांच, सेक्स की जांच नहीं की जा सकती, जो बैन है। We have noted earlier that reproduction is the process by which organism increases their population। reproduction से क्या होता है? population increase किया जाता है। The rate of birth and death in a given population will determine its size। कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, ये आपके पॉपुलेशन की साइज को डिसाइड करने में हेल्प करता है। The size of the human population is a cause for concern for many peoples। जो ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बहुत लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्रिएट करता है, human to human competition। This is because an expanding population makes it harder to improve everybody's standard of living। तो जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ये सभी लोगों के लिए एक लिविंग का अच्छा स्टैंडर्ड मिल पाए, अच्छा इन्वायरमेंट मिल पाए, लोगों के लिए अच्छा रहने के लिए घर मिल पाए, खाने के लिए अच्छे से फूड आइटम मिल पाए, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। However, if inequality in society is the main reason for poor standard of the living for many peoples, the size of the population is relatively unimportant। क्या कर रहा है? अगर इनइक्वलिटीज है, सोसाइटी बहुत गरीब है, बहुत अमीर है, यहाँ पे पॉपुलेशन घटाने बढ़ाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वलिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी लाने का दूसरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने से ओवरऑल लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सिर्फ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वहां पे वो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? इफ यू लुक अराउंड अस, what can we identify as the most important reason for poor living standard? उस तरह की पुअर लिविंग स्टैंडर्ड की सबसे बड़ा जिम्मेदार चीज क्या है? तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ तो है ये फैक्टर बेटा। तो पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे कि किसी के दादा के पास 100 बीघा जमीन था, तो उसके 4 बच्चे हो गए तो 25 बीघा जमीन हो गए, फिर उसके 5-5 बच्चे हो गए तो 5, तो लोग बस लैंड होल्डिंग डिक्रीज कर रहा है। लैंड होल्डिंग डिक्रीज करेगा फार्मर्स के लिए तो क्या होगा? उसकी इनकम घट जाएगी, इनकम घट जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो पुअर लिविंग स्टैंडर्ड में चला जाएगा। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये भी कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेस है उसकी कमी पड़ जाती है। अगर कोई चीज ज्यादा अवेलेबल है तो उसकी प्राइस घट जाएगी, अगर किसी चीज की अमाउंट कम है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस भी कम हो जाएंगे और पुअर पर्सन के लिए उसको एफोर्ड करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर रिसोर्सेस सफिशिएंट अवेलेबल रहेगा तो पुअर पर्सन उसको चिफली क्या कर सकता है? एफोर्ड कर सकता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन से जल्दी देखते हैं। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? देखो पॉलिनेशन क्या है कि मेल गैमीट का फीमेल गैमीट मतलब
पॉलिन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचने का प्रोसेस है पॉलिनेशन। ठीक है, वहां पे अभी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ है, पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा पे पहुंचा भर है, वो प्लांट में हुआ। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, जहां पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट जाके फ्यूज कर जाए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई होप। यदि आप प्लांट वाला अच्छे सेक्शन पढ़ोगे तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में बहुत डिफरेंस है। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेस्कुलर प्रोटेस्टेड ग्लैंड? तो बच्चे ने, रोहित ने क्वेश्चन ही पूछा था, जो मैंने बताया, रोहित या मोहित जो भी, कि सेमिनल वेस्कुलर प्रोटेस्टेड ग्लैंड का काम है कि केमिकल को सिक्रेट करेंगे, और वो केमिकल्स क्या करेंगे, वो केमिकल्स हमारे जो है वो हेल्प करेंगे स्पर्म सेल के न्यूट्रिशन में और ट्रांसपोर्ट को इजी बनाने में। व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पुबर्टी? इसमें 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। breast size is going to be increases, or most important, menstrual cycle is going to start, menstrual cycle. And fourth, how does the embryo get nourishment inside the mother's body? तो आप बोल सकते हो यूट्रस का जो थिक एंड स्पंजी लेयर है उसकी मदद से स्टार्टिंग में, और बाद में प्लेसेंटा की मदद से। एंड लास्ट है, इफ वुमेन इज यूजिंग कॉपर टी, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इसका आंसर है नो, क्योंकि तुम्हारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट नहीं होगा, वो प्रिवेंट केवल आपका फिजिकल बैरियर से ही हो सकता है, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। सुनिए कोई क्वेश्चन?